हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अभी आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम लोग आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम लोग 140 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं। जो जो ये वीडियो देख रहे हैं हम लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग 140 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 141 से 160 तक का क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेट मेथड। इस टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे इस टॉपिक का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मैं बता दूंगा कि इस टॉपिक का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग सभी टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि 14 टॉपिक दिया हुआ है और इस 14 टॉपिक में 1300 प्लस क्वेश्चन है। तो उस सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एई और जेई एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक किया करो। देख रहा हूँ कि लाइक एक भी आ ही नहीं रहा है। लाइक करेंगे तभी तो मुझे मोटिवेशनल मिलेगा और आगे का वीडियो मैं बनाऊँगा। लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो ठीक है, या तो फिर कोई कमी रह गई होगी तो भी बताया करो कि अच्छे से एक्सप्लेन करना है या फास्ट वीडियो बनाना है। ये सब आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। 141 नंबर का क्वेश्चन है, द ज्वाइंट एक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन डिपेंड अपॉन द। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो स्टील और कंक्रीट का ज्वाइंट एक्शन होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि चार ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है, उसके हिसाब से बताएंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए में देख सकते हो कि बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील बार। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उन दोनों का बॉन्ड कैसा है। नेक्स्ट मतलब और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी में देख सकते हो कि absence of corrosion of steel bar embedded in the concrete। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो स्टील बार होता है उसमें करोजन नहीं होना चाहिए, अब्सेंस होना चाहिए बोल रहा है। तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, पार्शियली इक्वल थर्मल एक्सपांसन ऑफ बोथ कंक्रीट एंड स्टील। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है मतलब इस ऑप्शन में बोल रहा है कंक्रीट और जो स्टील होता है उसका थर्मल एक्सपांसन पार्शली इक्वल होना चाहिए, लगभग इक्वल होना चाहिए। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इन सभी के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका जो ज्वाइंट एक्शन रहेगा वो इन अभी जो तीनों ऑप्शन बताया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर फॉर ए सिंगली रेनफोर्स्ड rectangular balance section made of M15 grade of concrete and Fe 415 स्टील इज। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर पूछा है। और यहाँ पर कंक्रीट का ग्रेड ग्रेड दिया हुआ है और स्टील का भी ग्रेड दिया हुआ है। तो अपने को क्या निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं के से। तो चलिए इसका देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकाला जाता है इसको। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दिया हुआ है। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर जो यहाँ पर के है, इतना जो है इसको के बोलते हैं। तो के को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। और यही हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर निकालना है। और अपने को क्या क्या दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है और ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला में देख लेते हैं कि क्या क्या यूज़ आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूला जो भी लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 280 बाई 3 सिग्मा एस टी प्लस 280 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ ये जो के का वैल्यू है वो डिपेंड करता है स्टील के ग्रेड पर, बस डिपेंड करता है। और ए वाला जो यहाँ पर देख सकते हो कि नोट में लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। तो हम लोगों को बस एक के का वैल्यू निकालना है। तो यदि स्टील का जो स्टील का ग्रेड है उसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों को कितना ग्रेड दिया हुआ है, 415 दिया हुआ है। 415 जो है उसका उसका हम लोग रख देंगे वैल्यू।
तो अपना आंसर यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रेड के हिसाब से मैं बगल में लिख के रखा हूँ यहाँ पर स्क्रीन में। के का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और एफ ई यहाँ दिया है। यदि एफ ई 250 है तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0.40 आ जाएगा। यदि एफ ई 415 है तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0.289। और एफ ई 500 है तो उसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट होगा, 0.253 आ जाएगा। तो हम लोगों को कितना ग्रेड दिया हुआ है, 415 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि उसका वैल्यू कितना आता है। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन में ये वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है। तो इसको याद रख देखिएगा ना, कितना दिया है, 0.289। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो अभी आप लोग देखे हैं कि जो एफ ई 415 के लिए कितना होता है, के का वैल्यू 0.89 होता है, इतना होता है। और यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके नियर बाई है 0.29। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सब को भी देख लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये उसका मेन फार्मूला है, यहाँ से हम लोग निकालते हैं। और जो एम है यहाँ पर वो क्या है, मॉडुलर रेशियो है। और ये सिग्मा सी बी सी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस है किसके लिए, कंक्रीट के लिए। और यहाँ पर जो सिग्मा एस टी है वो है परमिसिबल स्ट्रेस है स्टील का। तो जब इन सालों वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोगों को क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा। और यहाँ पर जो भी फॉर्मूला दिया है सभी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आ चुका है और आता भी है, देख सकते हो। और यहाँ पर जो दो वैल्यू दिया हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सब लोगों को आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हो कि सिग्मा सी बी सी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट है, यहाँ पर देख सकते हो। और सिग्मा एस टी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील है। और एक और आगे देख लेते हैं कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन और यहाँ पर मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन जोन, ये दोनों को इक्वल कर देंगे तो उसका ये फॉर्मूला बन के आता है। ये मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आप लोगों को। और ये बाकी का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या है, बी एक्स ए स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम ए एस टी कोष्टक में है डी माइनस एक्स ए। तो यहाँ पर बी क्या है, जो बीम दिया रहेगा उसका बिड्थ है, जो बीम दिया रहेगा उसका बिड्थ है। और एक्स ए क्या है, एक्चुअल डेप्थ है। एक्स ए यहाँ पर जो है एक्चुअल डेप्थ है। और यहाँ पर एम क्या है, मॉडुलर रेशियो है। और एस टी क्या है, एरिया ऑफ स्टील बार एरिया ऑफ स्टील है। और डी यहाँ पर डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है, जो भी बीम दिया रहेगा उसका इफेक्टिव डेप्थ है। और एक्स ए यहाँ पर क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। यदि दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और यहाँ पर जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फिर दोनों को कंपैरिजन करके हम लोग बता सकते हैं कि जो हम लोग का सेक्शन है, जो भी बीम है वो बैलेंस सेक्शन है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। यदि उसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू इक्वल आता है तो बैलेंस सेक्शन बोलेंगे उसको। यदि दोनों का वैल्यू, दोनों में से जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसका वैल्यू कम आता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा अंडर रेनफोर्स हो जाएगा। सॉरी सॉरी, जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कम आता है तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल तो उसका एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सिस है वो दिया हुआ है और एक्चुअल जो बीम का न्यूट्रल एक्सिस है वो हम लोग इससे निकालते हैं। तो यदि इसका वैल्यू कम आता है, इसका वैल्यू कम आता है तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। और यदि इसका वैल्यू अधिक आता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तो वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये जो बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी। तो ये सभी को आप लोगों को याद रखना है, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग बोथ द वर्किंग स्ट्रेट डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो इस क्वेश्चन में जो वर्किंग स्ट्रेट मेथड है उसके लिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको देख के बताना पड़ेगा अपने को। अब देख लेते हैं कि स्टेटमेंट कौन कौन सा दिया है। पहला स्टेटमेंट देख सकते हो कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो ये बोल रहा है कि बेंडिंग से पहले जो सेक्शन है वो बेंडिंग के बाद भी वही सेक्शन रहना चाहिए। तो ये एजम्पशन है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, तो ये करेक्ट हो जाएगा।
और सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसको इसमें बोल रहा है कि जो हम लोग कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, तो दोनों एजम्पशन इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्टेटमेंट एक और दो दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंप्रेशन इन कंक्रीट इज जनरली टेकन टू बी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है कंक्रीट का, तो कंप्रेशन में उसका क्या शेप रहता है कंप्रेशन तक के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि उसका शेप कैसे बनता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है। तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में अपने को दिया है स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है स्ट्रेन। तो इसका शेप देख सकते हो कि पैराबोलिक होता है। कहाँ तक पैराबोलिक होता है? कंप्रेशन तक, 0.002 तक का पैराबोलिक होता है, उसके बाद लीनियर हो जाता है। लीनियर कहाँ तक होता है? 0.0035 तक लीनियर रहता है। तो जो यहाँ पर 0.002 तक है यहाँ पर, वहाँ तक हम लोग कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं और उसके आगे हम लोग बेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर तीन कंडीशन दिया हुआ है, डिजाइन कर्व, करेक्टरिस्टिक कर्व और फोर क्यूब। यदि क्यूब का देखा जाए, जैसे हम लोग जो क्यूब टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए, उसके लिए यदि कर्व देखा जाए तो यहाँ उसका कर्व ऊपर सबसे टॉप पे बनता है, जिसको एफ सी के बोलते हैं हम लोग, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। और डिजाइन स्ट्रेंथ देख सकते हो कि सबसे नीचे बनता है, क्योंकि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करते हैं। तो ये जो तीनों दोनों वैल्यू है ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और इसका शेप भी इम्पोर्टेंट है, दोनों शेप पूछ सकता है। यहाँ पर अगर कंप्रेशन के लिए पूछेगा तो क्या होगा? पैराबोलिक होगा। और यदि पूरा बेंडिंग के लिए पूछेगा तो रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक। यहाँ पर देख सकते हो कि मैं लिखा हूँ शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक होता है। लेकिन अगर कंप्रेशन के लिए पूछेगा तो सिर्फ पैराबोलिक होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में कंप्रेशन के लिए पूछा है। कंप्रेशन के लिए पूछा है तो कंप्रेशन के लिए क्या हो बताया था अभी मैं? पैराबोलिक बताया था ना, क्योंकि ऐसे बनता है और पैराबोलिक बनता है कंप्रेशन के लिए यहाँ पर 0.002 के लिए, और बाकी लीनियर बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन फॉल्स। तो इसमें पूछ रहा है जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोगों को आंसर बताना है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, ऑन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बैलेंस सेक्शन। तो बोल रहा है कि जो बैलेंस सेक्शन का क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है वहां पर बनता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस है ओवर रेनफोर्स का, वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बनता है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बनता है। मान लो ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है तो उसका बनेगा ऐसे करके नीचे बनेगा। तो ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बैलेंस सेक्शन, तो उसी के नीचे बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। और यदि यहाँ पर अंडर रेनफोर्स सेक्शन लिख दिया रहता तो उसका आंसर कौन सा होता देख लेते हैं अभी। तो जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोल देता तो जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या बोलते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में बनता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाता। बट इस कंडीशन में कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा ना, बिलो में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेक्सुलर कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स बीम इज ड्यू टू। तो जो ओवर रेनफोर्स बीम होता है उसमें फ्लेक्सुलर कोलैप्स जो होता है वो किसके कारण होता है? तो जो फ्लेक्सुलर कोलैप्स होता है वो प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर के कारण होता है। यदि प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर हो रहा है तो फ्लेक्सुलर कोलैप्स हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। और यदि यहाँ पर अंडर रेनफोर्स बीम के लिए पूछता कि फ्लेक्सुलर कोलैप्स किसके कारण होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाता। बट इस कंडीशन में ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। दोनों इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फॉर ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शेयर स्ट्रेस डायग्राम इज। तो शेयर स्ट्रेस डायग्राम के लिए कैसा शेप होता है रेनफोर्स कंक्रीट का। तो पहले देख लेते हैं कि शेयर स्ट्रेस का शेप कैसा होता है रेनफोर्स के लिए। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि अलग अलग शेप के लिए शेयर स्ट्रेस डायग्राम दिया हुआ है। तो पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल रेक्टेंगुलर के लिए कितना होता है, मतलब पीसीसी के लिए कैसे होगा और आरसीसी के लिए कैसे होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि पीसीसी दिया हुआ है और पीसीसी में बार तो होगा नहीं, तो इसका जो क्या बोलते हैं शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो पैराबोलिक बनता है। और जो टाउ मैक्स होता है वो यहाँ पर होगा, और ये जो होता है होमोजीनियस होता है। और जो आरसीसी होता है उसके नीचे में बार लगा रहता है, यहाँ पर देख सकते हो कि बार लगा हुआ है और इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है। तो जो उसका शेप बनेगा वो न्यूट्रल एक्सिस के अबव तो पैराबोलिक रहेगा और नीचे में कैसा रहेगा रेक्टेंगुलर टाइप का रहेगा, मतलब लीनियर रहेगा। और इसका मैक्सिमम कहाँ पर होता है न्यूट्रल एक्सिस के पास होता है, यहाँ पर मैक्सिमम होगा और यहाँ पर मिनिमम होगा। और जो आरसीसी का होता है शेप मतलब हेट्रोजीनियस होता है, जो आरसीसी होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। यहाँ पर और भी बाकी का देख सकते हो, जैसे टी शेप दिया हुआ है, ये डबली रेनफोर्स है, यहाँ पर देख सकते हो कि डबली रेनफोर्स है। और डबली रेनफोर्स का सेक्शन ऐसा बनेगा, पैराबोलिक होगा फिर पैराबोलिक होगा फिर रेक्टेंगुलर होगा। और जो टी सेक्शन है उसके लिए भी देख सकते हो, जिसमें एपीसीसी है इसमें बार नहीं डला हुआ है तो उसके लिए इस टाइप का शेप बनेगा। और यहाँ पर यदि बार डला हुआ है तो उसके लिए ऐसा शेप बनेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में देख सकते हो कि हम लोगों को रेनफोर्स कंक्रीट के लिए पूछा है। तो रेनफोर्स कंक्रीट के लिए मैं क्या बताया अभी, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए पहले तो पैराबोलिक होता है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक होता है, उसके बाद रेक्टेंगुलर बन जाता है मतलब लीनियर बन जाता है। तो ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। तो सेम ऐसा ही बना हुआ है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन पूछा है और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखते हैं चारों ऑप्शन को पढ़ के कि क्या क्या पूछा है इसमें। ऑप्शन ए देख सकते हो कि कंक्रीट इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस्ड टू इट्स परमिसिबल स्ट्रेस। और ऑप्शन बी दिया है स्टील रेनफोर्समेंट इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस। तो जो अंडर रेनफोर्स होता है उसमें क्या होता है, जो रेनफोर्स होता है वो उसकी क्वांटिटी कम डली रहती है अंडर रेनफोर्स, इसलिए इसको अंडर रेनफोर्स बोलते हैं। और अंडर रेनफोर्स में जो पहले फैल होता है वो स्टील फैल होता है, स्टील पहले फैल होगा, मतलब स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहले पहुंच जाता है। तो जो कंक्रीट है वो अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि कंक्रीट इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस्ड टू इट्स परमिसिबल स्ट्रेस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और ये तो बाकी गलत होंगे ही। तो ऑप्शन बी क्यों गलत हुआ, क्योंकि वो अपने स्टील जो है अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाता है, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। शियर रेनफोर्स इन आरसीसी इज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट। तो जो हम लोग आरसीसी में शियर रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं वो किसको रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जनरली हम लोग शियर रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन ए दिया है वर्टिकल शियर, हॉरिजॉन्टल शियर, डायगोनल कंप्रेशन और डायगोनल टेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डायगोनल टेंशन को रजिस्टर करने के लिए हम लोग शियर रेनफोर्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कैन बी डन। तो हम लोग जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट होता है उसका एनालिसिस किस मेथड से करते हैं, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है उसको देख के बताना है। तो चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों अच्छे से देख पाएँ। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं तो चार ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन थ्योरी दिया हुआ है, इलास्टिक थ्योरी दिया हुआ है, अल्टीमेट लोड थ्योरी दिया हुआ है। तो हम लोग जो आरसीसी कंक्रीट का एनालिसिस करने के लिए इन तीनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले जूम कर लेते हैं इसको पढ़ने के लिए।
एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स एल्डिंग स्टेट। तो जो हम लोग स्टील होता है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं तो किस पे बेस्ड लेते हैं, एल्डिंग स्टेज पे लेते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं और कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट टू में देख सकते हो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग जो स्टील का लेते हैं वो यील्डिंग स्ट्रेस के लिए लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला सही है, मतलब पहला सही है। और बाकी भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो 2 स्टेटमेंट हम लोग देख लिए। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में आप लोग देख सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स एल्डिंग स्ट्रेस। तो जो कंक्रीट का होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस पे बेस्ड होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं कि ऑप्शन में पहला और चौथा किस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन बी देख सकते हो कि पहला और चौथा दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्स इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन लीड्स टू। तो जो हम लोग रेनफोर्स देते हैं टॉप पे देते हैं और बॉटम पे देते हैं, मान लो ये बीम है, टॉप पे देते हैं और बॉटम पे देते हैं, तो यदि वो अनइक्वल है तो उसके कारण सेक्शन में कौन सा डिफेक्ट आएगा। तो जो अनइक्वल रेनफोर्स हम लोग देते हैं उसके वजह से जनरली श्रिंकेज डिफ्लेक्शन आ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए अंडर रेनफोर्स सेक्शन इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है जो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देते हैं अंडर रेनफोर्स के लिए वो किस पे बेसिस होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा दिया है। कंप्रेशन फोर्स डेवलप्ड इन कंक्रीट, ऑप्शन भी दिया है टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड इन स्टील। तो जो हम लोग अंडर रेनफोर्समेंट देते हैं तो उसमें हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जनरली स्टील स्टील फोर्स डेवलप मतलब टेंसाइल फोर्स डेवलप इन स्टील का यूज़ करते हैं। क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि अंडर रेनफोर्स में हम लोग रेनफोर्समेंट है जो उसको हम लोग कम डाले हैं, तो यदि पहले कौन सा फेल होगा, रेनफोर्स फेल होगा, और रेनफोर्स पहले फेल होगा, इसलिए हम लोग रेनफोर्समेंट के लिए एमआर निकालेंगे, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। स्टील मतलब पहले इसलिए करते हैं क्योंकि स्टील हम लोग कम डाल के रखे हैं। तो यदि कंक्रीट में कंक्रीट बना है, आरसीसी का कंक्रीट बना हुआ है, तो कंक्रीट पहले फेल नहीं होगा, पहले फेल होगा स्टील। स्टील पहले फेल होगा इसलिए हम लोग स्टील के लिए डिजाइन करेंगे, मतलब ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर M15 ग्रेड कंक्रीट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर इज। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर पूछा है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर होता है उसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं, और मॉडुलस ऑफ रप्चर का फॉर्मूला क्या होता है, 0.7 अंडर रूट एफ सी के होता है। अब एफ सी के देख सकते हो, बट इस क्वेश्चन में एक गलत दे दिया है, यहाँ पर M15 दिया, वहाँ पर M150 होगा, क्योंकि यदि आप लोग M15 करके करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, और यदि 150 करके इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब 8.5 आएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। 0.7 अंडर रूट एफ सी के करना, एफ सी के जगह में 150 रखना, एक कैलकुलेटर में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इन ए बीम इज मोर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देन द बीम इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है और जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है, तो इसमें बोल रहा है एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो
क्या है, बड़ा है क्रिटिकल से। तो आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूँ कि यदि एक्चुअल बड़ा है क्रिटिकल से तो वो ओवर रेनफोर्स से होगा। यदि सी ए छोटा है सी एक्स सी से, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस छोटा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो अंडर रेनफोर्स होता है। बट इस कंडीशन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स बीम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो बड़ा है इससे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By over-reinforcing the section in extension, the moment of resistance of beam can be increased by not more than। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि जो ओवर रेनफोर्स होता है रेनफोर्स सेक्शन होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है, तो हम लोग जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसको कितना परसेंट इंक्रीज कर सकते हैं, उस कितने परसेंट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग जनरली 25% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द एरिया ऑफ द स्टील ए एस हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द एरिया ऑफ कंक्रीट, देन द नेट इंक्रीज इन इक्विवेलेंट एरिया विल बी। तो जब भी हम लोग एरिया ऑफ स्टील को कन्वर्ट करते हैं एरिया ऑफ कंक्रीट में, तो इक्विवेलेंट एरिया क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। इक्विवेलेंट एरिया होता है ए एस इक्वल टू होता है, सॉरी, ए सी होता है, ए सी होता है एम माइनस वन ए एस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एरिया ऑफ कंक्रीट है और एम क्या है, मॉडुलर रेशियो है, और माइनस वन दिया हुआ है, फिर ए एस क्या है, एरिया ऑफ स्टील है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट एरिया पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि एम माइनस वन ए एस दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील फॉर एम एस बार इज। एम एस बार क्या है, यहाँ पर माइल्ड स्टील बार है, तो उसके लिए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है। तो इसका मैं वैल्यू पहले भी बताया हूँ कि जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस मतलब किस माइल्ड स्टील के लिए कितना होगा, एफ ई 415 के लिए कितना होगा, एफ ई 500 के लिए कितना होगा। तो आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो हम लोग माइल्ड स्टील के लिए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है 140 होता है और यदि एफ ई 415 के लिए देखें तो 230 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को माइल्ड स्टील के लिए पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। यदि यहाँ पर एफ ई 415 के लिए पूछता है तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाता। बट इस कंडीशन में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा, बाकी सब कभी मैं पहले बताया हूँ, और यदि आप लोग नोट्स में लिखे ही होंगे, आरसीसी यदि पढ़ के रखे हैं तो आप लोग नोट्स में लिखे ही होंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the depth of neutral axis for a singly reinforced rectangular section is represented by KD in working state design, then the value of K for balance section। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं किसी भी रेनफोर्स सेक्शन का, तो जो वहाँ पर के डी हम लोग लेते हैं तो उसका जो के रहता है उसको हम लोग, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, के को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर बोलते हैं इसको। इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये मैं बताया हूँ पहले भी, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि के लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स सी इक्वल टू के डी लिखा हुआ है, और के डी क्या है, के क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है, यहाँ पर देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है। और जो के होता है वो डिपेंड करता है ओनली फॉर स्टील के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, यहाँ पर नोट में लिखा हूँ आप लोग देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि ओनली फॉर स्टील के ग्रेड पे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब सिग्मा एस टी के ऊपर डिपेंड करता है। अब चार ऑप्शन दिया हुआ है, हम वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिपेंड ऑन सिग्मा एस टी ओनली।
इसी के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है, सिग्मा सी बी सी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो कट जाता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 160 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से 160 क्वेश्चन किए हैं। यदि 160 में क्वेश्चन में से किसी में आप लोगों को डाउट जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मुझे इसमें डाउट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। और बाकी आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताओ कि हाँ मतलब इसमें क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए।